आज के वीडियो में हम गति के उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को कवर करेंगे और एक तरफ से कवर करते हुए चलेंगे, यानी कि एग्जाम जैसे शुरू हुआ है 17/9/2018 को, तो हम यहीं से लेकर चलेंगे कि 17/9 को कौन से क्वेश्चंस बने हैं और किस शिफ्ट में बने हैं, और 18/9 को किस शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस बने हैं, और इसी तरह डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रिपरेशन के लिए एक टिप शेयर करना चाहूंगा। आप इसे टिप कह सकते हैं कि जब भी आपके सामने स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आप उसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आप किसी भी जगह फंस जाते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो फिर वीडियो को फिर से प्ले करें और उसका सॉल्यूशन देखें। हमने गति के सब्जेक्टिव पार्ट को पिछले 3 वीडियोस में कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, तो आप ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते समय। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, जबकि समय घंटा और मिनट में दिया हुआ है। तो इसका एक यूनिट में होना जरूरी है। यहाँ समय का मात्रक सेकंड लिया गया है, जबकि यहाँ समय के लिए घंटा और मिनट का उपयोग किया गया है। वहीं हम देखते हैं कि ऑप्शन में भी सारे के सारे ऑप्शंस किलोमीटर में है, तो यहाँ हम चाल को ही किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदल लें तो 15 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा 15, और इसे गुना करेंगे हम 18/5 से, तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वहीं अगर समय देखें हम तो समय हो जाएगा हमारा 3 घंटा और जोड़ 20 मिनट के लिए अगर हम देखें तो 20 बटे इसमें 60 से अगर भाग दे तो ये भी घंटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 3 जोड़ 1/3 घंटा, और इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा 10/3 घंटा। तो अब अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। चाल है दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 10/3 घंटा। 3 से यहाँ ये 18 बार में कट जाएगा और 180 किलोमीटर हमारा, क्योंकि चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी यहाँ हमारा किलोमीटर में होगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में गेंद द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आप अगर यहाँ ये लिख लें, ये समझ जाए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो आधा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई गई है तो h, या इसे आप s ले सकते हैं जो कि एक विस्थापन है। ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर, और चूंकि इसे ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये मतलब ऋणात्मक होगा विस्थापन हमारा यहाँ। अगर आप इस चीज से परिचित नहीं हो तो आप गति के सब्जेक्टिव पार्ट के तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लें और उसका नोट्स बना ले, प्रॉपर नोट्स बना ले। परेशानी यही होती है कि स्टूडेंट जब ऑनलाइन पढ़ रहा होता है तो वो उसे क्लास की तरह ट्रीट नहीं करता, और यही सबसे बड़ी वजह है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो अच्छे ढंग से सीख नहीं पाता है। आगे देखते हैं अब अगर हम, तो यहाँ गेंद को गिराते वक्त उसमें कोई प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया था, तो यू हमारा हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, और जी हमारा दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। और आप अगर चिन्ह परिपाटी से परिचित हैं तो ये जानते होंगे कि जी हमेशा ऋणात्मक होता है, और हमें निकालना है चौथे सेकंड विस्थापन, यानी कि S4 बराबर वॉट। क्योंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर, जो गति का चौथा समीकरण है, Sn बराबर होता है U + G/2 2n-1। अब यहाँ अगर हम देखें तो U हो जाएगा हमारा 0, G है -10, नीचे हो जाएगा 2 गुना n 4 है क्योंकि चौथे सेकंड में हमें निकालना है -1। यहाँ S4 हो जाएगा ये, तो S4 बराबर हो जाएगा 0 को इस बार हम अगर खत्म कर दें तो ये यहाँ 5 बार में कट जाएगा, 4 और गुना 2 करें तो 8 -1 तो 7 हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा 5 गुना 7 यानी कि -35 मीटर, और माइनस यहाँ कुछ विशेष नहीं दर्शा रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि चौथे सेकंड में भी जो विस्थापन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है अगर वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन सेकंड और मिनट में है। पहले हम ये देख लें कि यहाँ दिया हुआ क्या क्या है। तो दूरी दिया हुआ है हमारे पास 450 मीटर, चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन इसे हम मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलें तो ये हो जाएगा 20 गुना 5/18 यानी कि 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हमें समय निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 450 मीटर और चाल है 50, और 9 को अगर यहाँ से हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ गुना में हो जाएगा ये, और इतना ये हो जाएगा सेकंड। यहाँ से 50 से इसे काटे तो 9 बार में कट जाएगा और 81 सेकंड आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्त रूप से गिरना केवल डाइस में संभव है। सब्जेक्टिव पार्ट में इस बात को हमने भली भांति समझा था कि मुक्त रूप से गिरना, यहाँ ये मुक्त होगा, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। लेकिन सभी प्रैक्टिकल पर्पज से हवा में भी किसी वस्तु का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाना, इसे मुक्त रूप से गिरना ही समझा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है या 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। प्रारंभिक वेग यानी कि u हमारा है 0, क्योंकि स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है। t है 2 सेकंड, और 2 सेकंड में जो कि वेग हो जाता है हमारा यानी अंतिम वेग, वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हम जानते हैं कि a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ हो जाएगा ये 5 - 0 बटे 2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे ही इस तरह से भी लिखा जाता है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाहे जैसे भी लिखा हो, आपको ऑप्शन में सही टिक करना है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ है, कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत चाल क्या है। इस क्वेश्चन में और इस तरह के सभी क्वेश्चन में आप जितनी बार चाहें उतनी बार VVI लगा सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि गति से अगर सबसे ज्यादा बार कोई न्यूमेरिकल पूछा गया है तो वो यही है। हम इसे आगे 4-5 बार करेंगे अलग अलग तरीके से जो पूछे गए हैं, और एक ही तरीके से भी अगर पूछा गया है तो इसे हम 3-4 बार करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप पूरे अच्छे तरीके से इसे समझ जाएं और बनाने में सक्षम हो जाएं। उसके बाद हम आगे फिर इस तरह के सारे क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। तो हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यह दूरी है हमारे पास 18 मीटर जो कि पहले 4 सेकंड में चला गया है, और उसके बाद है 16 मीटर जो कि अगले 2 सेकंड में चला गया है। तो 18 मीटर और 16 मीटर ये हो जाएगा हमारा कुल दूरी, और समय हो जाएगा हमारा 4 सेकंड और जोड़ 2 सेकंड। और इस तरह से अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 34 मीटर बटे 6 सेकंड। और इसे अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ ये कट जाएगा 5 बार में, 4 बचेगा, 4 पर 0 होगा 40, और यहाँ से ये 6 6 6 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो इसे अगर हम लिखें तो यहाँ हो जाएगा 5.67। आगे के सभी 6 को मिलाकर हम 7 यहाँ कर सकते हैं, 5.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वस्तु का औसत चाल। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। यहाँ आप अगर देखें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है, क्योंकि मीटर और प्रति सेकंड ये औसत चाल की इकाई है ही नहीं। आगे अगर देखें तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग पर क्या असर होता है, ये पूछा गया है हमसे। अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट को ठीक से देखा होगा तो आप इस बात से परिचित होंगे कि जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो पिंड का वेग घटेगा, और जैसे ही त्वरण अगर धनात्मक होता है तो पिंड का वेग बढ़ने लगता है, बढ़ता है। आगे अगर देखें SI पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है। SI पद्धति में त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है, तो चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, आप सही आंसर टिक करेंगे। आगे है, एक आदमी बिंदु A से B तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और B से A तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, यहाँ देखिए गति जो है ये गति, और यहाँ ये गति ये चाल के लिए उपयोग किया गया है। अक्सर रेलवे के क्वेश्चन में ये चीज मैंने देखा है कि गति का उपयोग चाल और वेग के लिए किया गया है, तो इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए हमने क्वेश्चन जब टाइप किया था तो उस वक्त इस बात को ध्यान में रखा था कि रेलवे ने जैसा टाइप किया बिल्कुल आपको वैसा दिया जाए, जिससे कि आप एग्जाम जैसा महसूस कर सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि ये बिंदु A है, यहाँ से बिंदु B तक आदमी गया है, और इधर से इधर जाते वक्त इसका वेग था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग या चाल, और इधर से इधर जाते वक्त इसका चाल था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति निकालने के लिए या औसत चाल निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, कुल दूरी और लगने वाला कुल समय। तो यहाँ अगर हम मान ले कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी ये x है, तो कुल दूरी हमारा हो जाएगा v एवरेज के लिए कुल दूरी हमारा हो जाएगा 2x, x इधर से जाते वक्त और x इधर से आते वक्त 2x, और समय अब हमें निकालना है
तो समय हम देखते हैं, इधर से इधर जाते वक्त अगर समय मान लिया जाए, हमने t मान लिया कि ये होगा, तो t1 बराबर होगा दूरी बटे चाल यानी कि 40, और यहां से इधर लौटते वक्त t2 अगर माने तो ये हो जाएगा x बटे 60। तो यही कुल समय होगा हमारा t1 जोड़ t2। तो यहां इसे अगर लिखे हम t1 जोड़ t2 तो ये हो जाएगा 2x बटे 40 जोड़ x बटे 60। तो भी एवरेज हो जाएगा हमारा यहाँ 2x बटे 40 और 60 का एलसीएम ले तो 120, यहाँ हो जाएगा ये 3x और ये हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा 2x ऊपर, नीचे हो जाएगा 5x, और ये इस 120 को अगर ऊपर ले जाए तो यहाँ ये गुना में हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 24 बार में, और भी एवरेज हमारा निकल कर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। आगे हम देखें अगर, तो एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, यहाँ देखिए सिचुएशन क्या है। एक ये ट्रक है जो सड़क पर चल रही है, और ये सड़क जो है जमीन से ऊंचा है। अब अगर यहाँ से ये ट्रक गिर जाता है तो ये ऊंचाई हमें निकालना है कि कितना होगा अगर ये 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास u हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ट्रक फिसल कर गिरा है, इसमें कोई वेग नहीं था प्रारंभिक। उसके बाद t 0.8 सेकंड, ये इसको धनात्मक और ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि t एक अदिश राशि है। g हो जाएगा हमारा यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जैसा कि हम जानते हैं कि g हमेशा ऋणात्मक होता है तो यहाँ ये हमने लिख दिया -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब h हमें निकालना है कि कितना ऊंचा है किनारा। h क्या है, h एक तरह का विस्थापन है, या s या h आप जो भी लिखें एक तरह का विस्थापन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि गति का कौन सा फॉर्मूला सबसे सटीक बैठेगा। अगर आपके पास u है, t है, g है दिया हुआ, तो हमें विस्थापन निकालना है। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूला देखें s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये सबसे सटीक फॉर्मूला होगा। ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो 1/2 इंटू -10 और गुना t है हमारा 0.8, तो t स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे 0.8 गुना 0.8। यहाँ से ये कट जाएगा 0.4 बार में, और यहाँ निकल कर आएगा हमारा -10 गुना 0.32। अगर इस दोनों को हम गुना करते हैं तो 0.32 हमारा निकल कर आएगा। और इस तरह से इस दोनों को अगर हम गुना करें तो यहाँ निकल कर आएगा -3.2 मीटर। माइनस सिर्फ यहाँ ये दर्शा रहा है कि ट्रक ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओडोमीटर का उपयोग डाइस मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक यंत्र होता है जिसकी मदद से कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापी जाती है। मतलब गाड़ी ने किसी सड़क पर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो कितनी दूरी चली है इसे ही मापा जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका गया तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन की गणना करें। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, और चूंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है तो ये प्लस ही होगा। t दिया हुआ है हमारे पास 3 सेकंड, प्लस और माइनस से इसे कोई मतलब नहीं है। g बराबर हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अब हमें निकालना है यहाँ पर s 3 सेकंड के बाद क्या होगा। हम जानते हैं कि s बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u हो जाएगा यहाँ 20 और गुना 3 जोड़ 1/2 गुना -10 और गुना t है हमारा 3 सेकंड, तो 3 गुना 3 हो जाएगा t स्क्वायर के लिए। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। यहाँ अगर इस दोनों को गुना करें तो ये 60 हो जाएगा। इधर सबको गुना करें तो 3 गुना -5 तो ये हो जाएगा 9 और गुना 5 45, और ये निकल कर आएगा हमारा 15 मीटर जो कि धनात्मक है। इसका मतलब है कि 3 सेकंड बाद जो हमारा विस्थापन होगा वो 15 मीटर होगा, और धनात्मक ये बता रहा है कि विस्थापन नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर हम, यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, यहाँ भी देखिए चाल के लिए वेग का उपयोग किया गया है, तो इस चीज को भी आप नजरअंदाज करेंगे क्योंकि रेलवे के क्वेश्चंस में ऐसी चीजें अक्सर होती रही हैं। तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यहाँ समय पूछा गया है। समय बराबर सीधे सीधे हो जाएगा ऊपर दूरी यानी 450 मीटर, नीचे वेग या चाल जो कि है 60 मीटर प्रति सेकंड। ये 0 से 0 कट कर खत्म हो जाएगा, और इसे अगर काटे तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 सेकंड हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है
कि परिवर्तन की दर से मतलब सिर्फ इतना है क्वेश्चन का कि विस्थापन में समय से भाग दे देंगे। समय के साथ परिवर्तन की दर का सिर्फ यही मतलब है। तो विस्थापन में समय से जब हम भाग देंगे तो निकल कर आएगा वेग और हमारा वेग होगा सही आंसर। इस तरह से भी एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में जब हम समय से भाग देते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है त्वरण। इस बात से आप परिचित होंगे क्योंकि त्वरण होता है हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और ये जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो इस दोनों का डिफरेंस भी एक तरह का वेग ही होता है। और जब इसमें हम समय से भाग देंगे तो ये त्वरण निकल कर आएगा। तो ध्यान रखना है कि समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन की दर हो तो हमारा आंसर होगा वेग, और जब समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर यहाँ आ जाए तो आंसर होगा हमारा त्वरण। आगे देखते हैं वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले हम गति के सभी समीकरण को देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है, और तीसरा समीकरण हमारा है v² बराबर u² प्लस 2as, और इसे ही लिखा गया है यहाँ v² माइनस u² बराबर 2as। तो ये हमारा है तीसरा समीकरण। ये सभी के सभी समीकरण त्वरित गति के लिए है, तो यहाँ त्वरण तो हर समीकरण में होगा, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं कि पहला जो समीकरण है हमारा, यहाँ एक वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाया जा रहा है। वेग है यहाँ और समय है, तो पहला समीकरण जो होगा वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाने वाला समीकरण होगा। तो इस तरह से हमारा यही क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा समीकरण है ये विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है, क्योंकि त्वरण तो रहेगा ही। और तीसरा समीकरण जो है वेग और विस्थापन के बीच संबंध दर्शाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेग और समय के बीच, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्थापन और समय के बीच, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्थापन और वेग के बीच संबंध कौन दर्शाता है, तो हमारा समीकरण ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, राम एक 90 मीटर तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कि ये एक तालाब है अगर 90 मीटर का, तो यहाँ से ये लड़का तैर कर इधर जाता है और फिर तैर कर इधर आता है, तो 90 और 90 180 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर हम जानते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी यहाँ इसने तय किया 180 मीटर बटे कुल समय हमारा हो जाएगा 1 मिनट। और चूंकि वेग हमारा है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे हम सेकंड में अगर बदल कर लिखें तो 60 सेकंड हो जाएगा। और इसे अगर काटें तो यहाँ हो जाएगा ये 3 मीटर प्रति सेकंड, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमने यहाँ 1 मिनट सीधे लिख दिया होता 180 मीटर बटे 1 मिनट, तो यहाँ जो हमारा निकल कर आता है वो आता है 180 मीटर प्रति मिनट। ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रति मिनट है और यहाँ प्रति सेकंड है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है। अक्सर यहाँ मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपके ऑप्शंस होते हैं। तो चूंकि हमारा औसत चाल निकल कर आया है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो फिर से वैसा ये क्वेश्चन है, 4 सेकंड में 25 मीटर और अब फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है तो औसत चाल v एवरेज बराबर कुल दूरी यानी कि 25 मीटर प्लस 15 मीटर बटे 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा यहाँ 40 मीटर बटे 6 सेकंड। इसे अगर आप काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 6, 4 पर 0 40 फिर हो जाएगा, तो 6 6 ये चलता रहेगा। और अगर आप इसे लिखें तो ये हो जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, अगर आपको पता हो कि चाल के लिए इकाई क्या होगी, क्योंकि मीटर होगा नहीं, प्रति सेकंड होगा नहीं और मीटर सेकंड होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा था जहां की सही इकाई का इस्तेमाल किया गया था। तो आप इसे बिना सॉल्व किए भी 3 नंबर टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करता है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है। यात्रा में कुल दूरी कितनी है। मान लिया जाए कि ए से चलना शुरू होता है, बी तक चलता है और कुल दूरी है x, यहाँ से यहाँ तक की ये हम मान लेते हैं। कहा यह गया है कि आधी दूरी यानी कि x/2 जो दूरी है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली जो आधी दूरी यानी x/2 ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई है। तो अगर हम मान ले कि ये आधा दूरी तय करने में समय t1 लगा, तो t1 बराबर हमारा हो जाएगा दूरी यानी कि x/2 और इसमें भाग देंगे हम चाल से जो कि है 45, तो ये t1 हमारा हो जाएगा x/90। वहीं अगर मान ले कि अगली आधी दूरी तय करने में जो समय लगता है वो t2 है, तो t2 हमारा हो जाएगा x/2 गुना 55
ये हो जाएगा x बटे 110। तो कुल समय इस तरह से हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2 यानी कि x बटे 90 प्लस x बटे 110, और हमारा कुल समय यहाँ दिया हुआ है 8 घंटा। तो हमें निकालना है यात्रा की कुल दूरी यानी कि ये x का मान। अगर इस समीकरण को हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम अगर आप लें तो ये हो जाएगा 990, ये हो जाएगा यहाँ 11x और ये हो जाएगा 9x। इन चीजों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप भली भांति समझते होंगे। ये बराबर हो जाएगा 8 घंटा। ये यहाँ हो जाएगा, इस दोनों को अगर जोड़ें तो 20x 8, और इसे अगर समीकरण में दूसरे तरफ हम ले जाएं तो ये गुना में हो जाएगा। यहाँ अगर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो x हमारा निकल कर आ जाएगा 99 गुना 4 यानी कि 396 किलोमीटर। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो औसत चाल निकालना है। v एवरेज बराबर कुल दूरी यानी कि 15 मीटर प्लस फिर से 15 मीटर बटे 2 सेकंड और जोड़िए 4 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा ये 30 मीटर बटे 6 सेकंड। इसे सीधे काटे तो ये 5 बार में कट जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये और ये ऑप्शन तो ऐसे भी कटकर खत्म ही हो जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि वेग और समय का गुणनफल हमें देता है दूरी, विस्थापन, संवेग या चाल। हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग और समय को अगर हम गुना करें, समय को अगर समीकरण के दूसरे तरफ ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा वेग गुना समय, ये बराबर हो जाएगा विस्थापन यानी s। यही हमारा सवाल है कि वेग और समय का गुणनफल हमें क्या देता है, तो आंसर होगा हमारा विस्थापन। अगर यहाँ रहता चाल और समय का गुणनफल तो ये हो जाता हमारा आंसर दूरी। संवेग में हम द्रव्यमान और वेग को गुना करके निकालते हैं, इसे हम अगले अध्याय यानी कि बल और गति के नियम में पढ़ेंगे। अगला है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति। उदाहरण है आयताकार गति और समान त्वरित गति, समान त्वरित गति या वृत्तीय गति का। अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट को ठीक ढंग से समझाओ तो आपको पता होगा कि मुक्त रूप से कोई भी चीज अगर गिर रही है, यानी कि अगर उसे किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो उस पर एक त्वरण काम करता है, और इस तरह की गति को हम समान त्वरित गति कहते हैं। और यहाँ त्वरण का मान हमारा हो जाता है g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिखे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 144 मीटर की दूरी तय करता है और 1 मिनट में तय करता है, तो औसत चाल निकालना है। v एवरेज बराबर यहाँ भी हो जाएगा कुल दूरी जो हमारा 144 मीटर और समय हमारा सेकंड में अगर हम लिखे तो 60 सेकंड हो जाएगा। अगर यहाँ इसे हम काटें तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2.4 यानी कि 2.4 मीटर प्रति सेकंड, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्न में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग में संबंध दर्शाता है। स्थिति का मतलब कुछ विशेष नहीं है, स्थिति का उपयोग किया जाता है विस्थापन के लिए। तो जहां भी स्थिति हो आपको समझना है विस्थापन, क्योंकि देखिए विस्थापन जो होता है वो क्या है, एक किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष जितनी दूरी पर कोई वस्तु होती है उसी दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फिक्स बिंदु ओरिजिन से वस्तु की स्थिति क्या है, तो यहाँ स्थिति और विस्थापन को हम एक दूसरे के जगह उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं ये जो समीकरण है, हमने पहले भी डिस्कस किया इसे, ये जो समीकरण है ये विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये जो समीकरण है ये वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है, लेकिन हमें निकालना है यहाँ विस्थापन और वेग के बीच के संबंध को, तो वो समीकरण हमारा ये है, और ये गति का समीकरण ही नहीं है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोटर गाड़ी में ओडोमीटर दूरी को मापता है। गति के समीकरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। अब यहाँ हम देखें कौन सा समीकरण हमारा गलत है। सबसे पहले ये समीकरण जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को घुमाकर लिखा गया है। तो यहाँ अगर लिखे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होगा, लेकिन यहाँ देखें अगर तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है, तो हमारा यही गलत है समीकरण, बाकी तीनों के समीकरण सही होंगे। अगर आप चाहें तो इन तीनों को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी समझदारी का बात होगा अगर नीचे का कोई ऑप्शन 1 और 2 या 2 या 3 दोनों है, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं हो। तो आपने चेक किया और एक निकल कर आ गया तो आप सीधे आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक और क्वेश्चन है उसी तरह का, 4 सेकंड में 14 मीटर, 2 सेकंड में 16 मीटर, तो औसत गति निकालनी है। औसत गति यानी औसत चाल निकालना है। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा 14 मीटर जोड़ 16 मीटर बटे 4 सेकंड और जोड़ 2 सेकंड।
ये हो जाएगा 30 मीटर और बटे 6 सेकंड। इसे अगर काटें तो यहाँ हो जाएगा सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिर उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। 6 सेकंड में 18 मीटर, 4 सेकंड में 18 मीटर। तो औसत गति निकालनी है, औसत चाल निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 18 मीटर जोड़ 18 मीटर, कुल दूरी निकल कर आ गया ये हमारा। और इसमें हम भाग दें 6 सेकंड जोड़ 4 सेकंड से, तो ये हो जाएगा 36 मीटर और बटे 10 सेकंड। यहाँ से इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा 3.6 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन इसी तरह का है। 4 सेकंड में 16 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर। आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन ये। तो भी एवरेज बराबर हो जाएगा हमारा 16 मीटर जोड़ 15 मीटर बटे 4 सेकंड और जोड़ 2 सेकंड। ये हो जाएगा यहाँ 31 मीटर बटे 6 सेकंड। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 5 बार में कटेगा, यहाँ बचेगा 1 पर 0 10, एक बार में ये जाएगा, बचेगा 4 और 4 पर फिर अगर 0 40 होता है तो ये 6 6 6 का ये सीरीज चलते रह जाएगा। तो अगर आप इसे लिखें तो लिख सकते हैं 5.17 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये और ये ऑप्शन तो वैसे भी बिना देखे ही गलत कर सकते हैं आप। औसत वेग का सूत्र क्या है, ये यहाँ स्टार मार्क ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन रेलवे ने इग्नोर किया है क्योंकि कोई भी ऑप्शन वो ठीक नहीं था। औसत वेग बराबर हमारा होता है, एक तो हम जानते हैं कि कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है, लेकिन एक और होता है औसत वेग के लिए हमारा फॉर्मूला v एवरेज। u यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी v, इस दोनों का जोड़ और इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा निकल कर आता है औसत वेग। यहाँ देखिए अगर ऑप्शन नंबर 3 को, तो यहाँ भाग जरूर 2 से दिया गया है लेकिन कि सिर्फ v में दिया गया है। अगर यहाँ u प्लस v में पूरे में 2 से भाग दिया जाता तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये सही आंसर होता। जो भी हो, लेकिन आपको ये चीजें जानना जरूरी है क्योंकि रेलवे ने इससे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 20 मीटर ऊंचे टावर पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है। अगर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो पत्थर किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा। यहाँ हम देखते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिया हुआ क्या है, वो धनात्मक है ऋणात्मक है, इस चीज को आप भली भांति समझ लें। क्योंकि पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया है तो s या h यानी कि पत्थर का जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा -20 मीटर। क्योंकि पत्थर को कोई वेग नहीं दिया गया था गिराते वक्त तो u हमारा हो जाएगा 0। g दिया हुआ है यहाँ पर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमेशा g का मान ऋणात्मक ही होता है तो v हमें निकालना है कि कितना होगा। अब हम देखें कि s, u और g की मदद से v अगर निकालना हो तो हमारे पास गति का कौन सा समीकरण सबसे सुटेबल होगा। तो अगर हम यहाँ लगाएं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ध्यान रखने वाली बात यही होती है सिर्फ कि आपके पास दिया हुआ क्या है और उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सबसे सटीक यहाँ बैठता है। ये आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे तो वक्त के साथ ये चीजें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी। u यहाँ 0 दिया हुआ है तो पूरा u स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 हमने लिख दिया, और g दिया हुआ है -10 और s यानी कि विस्थापन हमारा दिया हुआ है -20 मीटर। तो इस तरह अगर इस सब को हम सॉल्व करें तो यहाँ हो जाता है हमारा 400 मीटर, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो v स्क्वायर बराबर निकल कर आता है 400 मीटर। तो v बराबर हो जाएगा √400, यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो सकता है तो यहाँ हम अगर लिखें तो ये निकल कर आएगा 20 मीटर। और अगर आपको प्लस और माइनस दोनों में से कुछ लगाना हो तो यहाँ लगेगा आपका माइनस, क्योंकि v का दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक गेंद सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी पर 12.5 सेकंड में लौटकर आ जाता है, इसे किस वेग से फेंका गया था। यहाँ भी स्टार मार्क लगा, इसका मतलब है कि रेलवे ने इस क्वेश्चन को भी इग्नोर किया था। तो देखते हैं कि आखिर इसमें वजह क्या थी जो इग्नोर किया गया था। तो यहाँ देखें अगर तो दिया हुआ है ऊपर फेंका गया, लेकिन किस वेग से फेंका गया ये हमें निकालना है। समय है हमारा, समय यानी कि ऊपर जाने और आने का समय टोटल हमारा दिया हुआ है 12.5 सेकंड। तो सिर्फ ऊपर जाने में जो समय लगेगा, हम जानते हैं कि ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। तो जो हमारा काम वाला टी होगा वो हो जाएगा टी डैश अगर माने तो ये हो जाएगा 12.5 भाग 2, तो ये हो जाएगा 6.25 सेकंड। और जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ होगा, इसे आप सुधार लें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चूंकि जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है तो हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। और हम ये जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग 0 हो जाता है, यानी v हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ लगाएं v बराबर u प्लस gt तो देखते हैं क्या होता है। v 0 हो जाएगा, u हमें निकालना ही है, g हमारा हो जाएगा
-10 और t 6.25 सेकेंड। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर u माइनस 62.5। अगर इसे हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा u बराबर 62.5 मीटर प्रति सेकंड, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को रेलवे ने इग्नोर किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टावर के शीर्ष से शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले यहाँ u दिया हुआ है हमारा 0, क्योंकि शून्य वेग से छोड़ा गया है। t है हमारा दिया हुआ 4 सेकंड, g दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि g का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसकी दिशा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होती है। तो हमें h या s निकालना है, क्या होगा। तो u, t और g की मदद से आपको अगर s निकालना हो तो आपको लगाना होगा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u यहाँ 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना -10 और t दिया हुआ है हमारा 4 सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा ये 4 सेकंड और गुना 4 सेकंड, क्योंकि t स्क्वायर है तो 2 से इसे 2 बार में काट देंगे हम, और इस पूरे को अगर हम गुना करें तो निकल कर आएगा -80 मीटर। माइनस का चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि विस्थापन ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है, और बाकी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 80 मीटर, जो कि विस्थापन का परिमाण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मंदन है। सब्जेक्टिव पार्ट में इसे बहुत अच्छे ढंग से समझा था कि मंदन ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। यहाँ भी अगर आप देखें तो वेग की जगह पर चाल का उपयोग किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु एक समान चाल से यानी वेग से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। हम जानते हैं कि जब भी गति में त्वरण होता है तो चाल बढ़ता जाता है। तो अगर एक समान चाल हो यानी एक समान वेग हो तो त्वरण 0 होगा। इसे हम देखें अगर तो त्वरण बराबर होता है v माइनस u बटे टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भाग समय से जब देते हैं तो त्वरण निकल कर आता है हमारा। अगर एक समान चाल यानी एक समान वेग है तो u बराबर v हो जाएगा हमारा, और इस तरह से अगर ये दोनों बराबर है तो ऊपर हमारा हो जाएगा 0/t और त्वरण हमारा 0 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। गति के बाकी जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसे हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इससे फायदा मिल सकता है। और फाइनली अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज हम लाते रहेंगे। हम रेलवे के लिए कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसमें उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत नेसेसरी होने वाला है। फालतू चीजों पर हम जरा सा भी समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।